यानी आप कह रहे अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। सर, आप एक जो बहुत बड़ा एजिटेशन उत्तराखंड में चला, वो था एक मजबूत भू कानून इस प्रदेश को मिलना चाहिए। आपका क्या मत है और आपको क्या लगता है कि ये बहुत क्रूशियल समय है, हमें इस पे विचार करना होगा और सबको सीरियसली बैठकर अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एफिलिएशन सबको मिलकर इस पे सोचना होगा। तो ये पीड़ा पहुंचती जब आप खेतों को बंजर देख रहे हैं, जंगली जानवर तबाह कर रहे हैं, हम कैसे अपने पहाड़ को बचाएंगे? मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि क्योंकि हमारे पास खेती के अलावा कोई जरिया नहीं है। प्रदीप जी, आपके राजनीतिक गुरु जो हैं हरीश रावत जी, वो तो बेटे के चुनाव में इतना खो गए हैं कि वो अपने शिष्य के भूल गए। तो नहीं वो नहीं नहीं किस नहीं। कब आएंगे देखिए, आपके चुनाव प्रचार ये के लिए? अगर जो आपके नेता छोड़ के गए हैं, चाहे मिस्टर अग्रवाल हो, चाहे वो आपके सजवान हो, मालचंद हो, धन सिंह नेगी हो, या आपके आपके भंडारी जी हो, आप देखिए, कह रहे हैं ये सारे करप्ट थे, नहीं मैं ये नहीं, इनको मैं नहीं कह डराया रहा हूँ। गया और इस डर के मारे इन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं, कर मैं ली। जिन पर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आपकी वॉशिंग पाउडर में आते ही धुल के साफ हो गए। मोदी जी का भ्रष्टाचार के खिलाफ जो नारा है वो यही, डरा करके धमका करके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऐसा लगता है देश की जो इंस्टीट्यूशन थे अब भारतीय जनता पार्टी के जो सेल की तरह काम करने लगे। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। देवभूमि डायलॉग आज सोमेश्वर में है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं प्रदीप टमटा जी। उनसे जानते हैं उनके चुनाव प्रचार के बारे में। वो पार्लियामेंट में रह चुके हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। उनका अनुभव क्या है और क्या इस बार बदलाव के लिए जनता तैयार है? बहुत धन्यवाद प्रदीप जी समय देने के लिए। मैं धन्यवाद आपका, आपके देवभूमि के माध्यम से मैं तमाम जो दर्शक है उनको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और ये अवसर जो तो मुझे आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत आपका आनंद आ आभार। रहा है चुनाव प्रचार में या थोड़ा सेटबैक लग रहा है कहीं पर? कहीं नहीं रहे लोगों में, जो मैं गया हूँ इस बीच रिस्पांस मिला है, ज़बरदस्त है। सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त गुस्सा है, बदलाव की लहर है। इन 10 सालों में मोदी सरकार और यहाँ के सांसद दोनों की अनुपस्थिति इस संसदीय क्षेत्र में रही है, उसके खिलाफ गुस्सा है। और जो सबसे बड़ा सवाल है इस राज्य का, मेरे संसदीय क्षेत्र का, रोजगार के नाम पर मोदी सरकार आई थी, जो कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो चोट मोदी ने की है, सरकार ने की है, वो उत्तराखंड के रोजगार पर। हमारा सबसे वह खेती के अलावा जो रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम था, सेना, और विशेष के मेरे संसदीय क्षेत्र के जो चारों जिले हैं, उन जिलों में अधिकांश परिवारों का एक व्यक्ति, एक बेटा अगर खेती से जुड़ा हुआ है तो दूसरा बेटा सेना पर देश की सीमाओं के लिए यानी रक्षा आप कह रहे कराता है। अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। ये अग्निपथ योजना के द्वारा इसने उत्तराखंड की जो संपन्नता इन 10-15 ये 70 साल और कुछ बीच में आई थी, वो सब शून्य होने जा रही है। क्योंकि एक कहानी है, देखिए, फौज की, हर उत्तराखंड के हर कस्बे की आप देखेंगे, चाहे पर्वतीय क्षेत्र, फूट हिल्स में, सिपाही से लेकर जनरल तक बनने की कहानी है। एक व्यक्ति सीडीएस रावत का भी देख ले, उनके दादाजी सेना में भर्ती सिपाही के रूप में, फादर रिटायर्ड सूबेदार मेजर के रूप में हुए, फिर उनके फादर आर्मी बड़े बड़े अधिकारी बने और वो देश के सर्वोच्च शिखर तक पहुँचे। ये जो कहानी थी, एक छोटा लोअर मिडिल क्लास और मध्यम वर्ग जो सेना के कारण इस देश में पैदा, इस राज्य में पैदा हुआ था। बागेश्वर चले जाएंगे, पिथौरागढ़ चलेंगे, अल्मोड़ा चले जाएंगे, इवन फूट हिल हल्द्वानी में भी चले जाएंगे, चंपावत में। ये जो फौज से रिटायर लोगों ने जो थोड़ी बहुत संपन्नता पाई थी, उससे घर बने, दुकान बनी, लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिला। अब ये कहानी इतिहास की वस्तु बन जाएगी अगर अग्निपथ की योजना चलेगी, क्योंकि 4 साल में जो नौजवान रिटायरमेंट होकर के घर आ जाएगा, उसका भविष्य क्या होगा? तो ये भविष्य वो उसका तो नहीं, रीएम्प्लॉयड हो जाएगा कह रहे हैं, वो वो तो कह रहे कहाँ हैं कि हम होगा? उसको इतना ट्रेन कर नहीं रहे नहीं, हैं। आप उसको क्या दे रहे हैं? 10 लाख में 5 लाख तो भारत सरकार दे रही है। जिस सो कॉल्ड 11 लाख को आप उसको कह रहे हैं, उसमें 5.5 लाख तो उसका अपना पैसा है, जो अपनी तनख्वाह का है।
5 साढ़े 5 आप लिख रहे हैं, तो वो जो संपन्नता की एक न्यू आधारशिला इस देश में इस राज्य में सेना में भर्ती होने गए, वो सब समाप्त होने मैं वाला कल है। अजय टम्टा जी से बात कर रहा था, कह रहे थे अग्निवीर कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर अग्निवीर कोई मुद्दा नहीं है, मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहा, मैंने एक सवाल पूछा भी, अगर आपने, मैं भेजूंगा कि देश के प्रधानमंत्री उधम सिंह नगर में आए थे, बगल में रक्षा राज्य मंत्री थे, दूसरे सांसद थे, इतनी बड़ी योजना आपने अग्निपथ और अग्निवीर की चलाई जिसको आप दावा कर रहे हैं, और मोदी जी तो हर चीज़ का इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, आखिर एक शब्द भी अग्निपथ और अग्निवीर की योजना के बचाव में देश के प्रधानमंत्री का उत्तराखंड की इस देवभूमि में क्यों नहीं निकला? क्योंकि मैं उनके सांसदों से बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं लोग बड़े खुश हैं, युवा बड़े खुश हैं। नहीं तो बताएं ना सांसद, इसको अपनी उपलब्धि बताएं। यहाँ के हमारे सांसद का एक बयान मैंने नहीं देखा, एक विज्ञापन नहीं देखा। उत्तराखंड के 5 सांसद से मेरा हुआ है, अगर अग्निपथ अग्निवीर योजना उपलब्धि है तो उस उपलब्धि को प्रदेश की जनता के सामने क्यों नहीं कह रहे हैं कि हमने अग्निपथ जैसी, अग्निवीर जैसी, जैसे हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, फलाना अभियान चलाया, आप इसका गुणगान क्यों नहीं, इसके नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रही आप? और लेकिन आप अग्निवीर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। नहीं, हमने कहा देखिए अग्निपथ योजना ने 2 नुकसान किया। एक, देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया। भारत दुनिया का पहला देश होगा, एक बड़ा देश, जिसने अपनी रेगुलर नियमित सेना को डिसमेंटल करने का इंतजाम कर दिया है, क्योंकि अग्निवीर के नाम पर सिर्फ 25% लोग ही सेना में भर्ती होंगे, 75% बाहर हो जाएंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे? वो किसी के चौकीदार बनेंगे, या दुनिया की जो मिशनरी लोग आजकल ट्रेन लोगों को अपने वहाँ भाड़े के सैनिक के रूप में दुनिया में जाएंगे। तो ये जो रेगुलर आदमी, नियमित सेना भारत की थी, उसको डिसमेंटल करने का आपने इस मोदी सरकार की देन होगी, सुरक्षा के साथ समझोगा। और दूसरा तो है कि नौजवानों के साथ, उत्तराखंड के आप युवाओं नौजवानों से के क्या कह रहे हैं? प्रदीप टम्टा युवाओं से क्या कह रहे हैं? नहीं, प्रदीप टम्टा ने युवाओं से कहा है जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है। हमने कहा आज देश की सबसे बड़ी समस्या, हमने जो 5 न्याय की कहा, युवा न्याय, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। और कांग्रेस ने कहा रोजगार की सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है इस देश में और इस राज्य में सेना थी। हम इस अग्निपथ योजना को समाप्त करके भर्ती की पुरानी प्रक्रिया हम लाएंगे। हमने युवाओं से कहा है कि जो ग्रेजुएट है, जो डिप्लोमाधारी है, इस समय इस देश के अंदर जो ग्रेजुएट है 40% बेरोजगार है। हमने कहा कि आपकी नौकरी पक्की, हम 1 साल का आपका अप्रेंटिस का 1 लाख रुपये आपको देंगे। हमने कहा है कि हम 5 करोड़ का एक फंड बनाएंगे, कॉर्पोरेट फंड, जो देश के हर जिले में इस देश के नौजवानों को अपने रोजगार के लिए आगे बढ़ाएगा। हमने कहा है कि हम सुनिश्चित नौकरी की ओर जाएंगे। और ये पेपर लीक के मामले आज पूरे राज्य में, उत्तराखंड में आपने हाकिम सिंह को हमने तो पूछा था कि हाकिम सिंह का हाकिम कौन है, और आज तो एक सांसद कह रहे कि हाकिम सिंह ने तो लोगों को रोजगार दिया। हमने कहा पेपर लीक के मामले को सख्त कानून बनाएंगे। सबसे सख्त कानून उत्तराखंड का है। यहाँ की राज्य सरकार कहती है सब देश का सबसे सख्त कानून वही पेपर लीक के मामले में उत्तराखंड में उपलब्ध है। ये बताइए, उस कानून के होने के बावजूद क्या धामी सरकार के राज में जो तमाम पेपर लीक हुए किसी को सजा मिली? और जो अब तो जो सबसे बड़ा जिसके ऊपर आरोप लगाया था, आप ही ने उसको बंद किया था, जेल में रहा था। अब आपके एक सांसद की प्रत्याशी कह रही है कि वो तो हमारा कार्य करता है, उसने तो लोगों को रोजगार दिया है। तो सख्त कानून की जगह अब तो नकलचियों को, जो अपराधी हैं, जिनने लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उस जैसे हाकिम सिंह को बीजेपी डिफेंड कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं? जब आप नकल की बात कर रहे हैं प्रदीप जी, 2016 में यूके ट्रिपल एससी का जब गठन हुआ, आपने जिनको यूके ट्रिपल एससी का चेयरमैन बनाया वो आज जेल में है। आपके कार्यकाल में ये घटनाक्रम शुरू हो गए थे, ये पेपरों के साथ, रिजल्ट के साथ, ओएमआर शीट के साथ खिलवाड़ का, वो आज जेल में है। तो क्वेश्चन तो आप पे भी उठता है। आप अपने को बेदाग नहीं कह सकते। जब हम बेदाग हैं, हमारे टेन्योर में, हमारे समय में साहब, आप अगर आपने उसी समय उनकी गर्दन दबा दी, नहीं, हमने उसी समय इंक्वायरी कर दी थी, उसी समय उनके खिलाफ इंक्वायरी होकर तभी वो जेलों में गए, सरकारें बदलती। कौन जेल में गया? आपके टाइप की इंक्वायरी में कौन जेल में गया? एक व्यक्ति मुझे बता दीजिए। जो आप, मैं कह रहा हूँ, जिस सवाल पर आप कर रहे हैं, हमने उनको, सब लोग अंदर है। सवाल आज है इस प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर कि पूरी जगह, अभी यूपी का आंकड़ा देखिए, 80 लाख लोग
60,000 बट ये नहीं कह सकते ना कि साहब, नहीं या देख तो आपने एक ऐसा नहीं डिटरेंट हमने बनाया उसी होगा। को देखिए हमने उसी को लेकर के कहा हम्म, कि देश के विभिन्न राज्यों के साथ नौजवान विभिन्न कंपटीशन की तैयारी करता है और विभिन्न तरह का ये मामला आया है कि आज जो ईमानदारी से अपनी परीक्षा दे रहा है उसके साथ धोखा हो रहा है, खिलवाड़ हुआ। यूपी का तो सबसे बड़ा है, 80 लाख लोगों ने फॉर्म पुलिस कांस्टेबल भरा होगा, 60,000 की भर्ती है। सरकार ने तो अरबों कमा लिए, तो अगर 400 या 500 रुपये फीस बनाएंगे और उसके बाद पता चला कि उसमें पेपर लीक हो गया। ये राष्ट्रीय परिवेश में इसलिए कांग्रेस ने कहा है कि हम इस तरह कानून में कोई कर नहीं पाए। कांग्रेस इस समय देखिए 5 न्याय के सिद्धांत के लिए है, युवा न्याय, महिलाओं के संदर्भ में। हम 5 किलो के राशन में 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल पर नहीं ले जाना चाहते। हमने कहा हर उस गरीब महिला के खेखाली परिवार के में 1 लाख रुपए आएगा। हमने कहा कि 50% भागीदारी आप लोग कहते हैं, लेकिन सरकारी कार्यालयों में महिलाओं की भागीदारी कहीं दिखती नहीं है, न्यूनतम 2%, 10%। हम 50% उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हमने कहा कि ये कांग्रेस की देन थी। आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, भोजन माताएं पिछले लंबे समय से कार्य कर रही हैं। 10 सालों में एक उनका केंद्र सरकार ने उनको अंशदान नहीं पड़ा। इनके अंशदान को इनके वेतन को हम दूना करना चाह रहे हैं। विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, जिसमें केंद्र सरकार का अंशदान होता था 200 लेकर 500, इन 10 सालों में मोदी ने कहीं उनकी सुध नहीं ली। हमने कहा हम न्यूनतम केंद्र का अंशदान 1,000 करेंगे। हमने किसानों को कहा है कि आपकी सबसे बड़ी मांग होती है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी लागू की जाए, हम उसकी लीगल गारंटी देंगे। हम एक मैकेनिज्म बनाइए। अजीब बात है, 70,000 करोड़ किसानों के कांग्रेस ने कर्ज मांगे थे, उसमें इसी कॉरपोरेट जगत और उसकी गोदी मीडिया ने सवाल उठाया था, आप अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहे हैं। इसमें 16 लाख करोड़ एनपीए के माध्यम से देश के कॉरपोरेट क्रोनिक कैपिटलिस्ट का माफ़ कर दिया। सरकार क्यों नहीं करी? हमने किसानों के लिए, जो इस देश का अन्नदाता है, और किसान तो दुनिया के लिए, मानवता के लिए पैदा करता है, अगर वो कर्ज में है तो उसके स्थायी समाधान के लिए एक मैकेनिज्म कमीशन कमेटी बनाएंगे। ये सवाल है। उसी तरह श्रमिक है। आज इस देश के अंदर आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, लेकिन श्रमिक के इन 10 साल में उसका वेतन बढ़ा नहीं, ठहर के बाद घटाव की ओर है, कम कर रहा है। हमने न्यूनतम मजदूरी दर को 400 रुपये का फैसला किया है, वो मनरेगा में भी लागू होगा। आज मनरेगा इसी राज्य में 210 रुपये से ज़्यादा नहीं है। न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये होगी किसी भी क्षेत्र में मनरेगा से। मुझे जो लग रहा है श्रमिक जो कानून है हाँ, उनको हम क्या कहते हैं, श्रमिकों को अब ये अस्थायी नौकरी की जगह है, टेम्परेरी नहीं की नौकरी, स्थायी नौकरी के लिए जाएंगे और सामाजिक सोशल सुरक्षा के का कवच उनको देंगे। ओके, आप कह रहे हैं, आप अपने मैनिफेस्टो का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बट प्रदीप जी, व्हेन इट्स कम टू अर्थमेटिक, मैं देख रहा था कि 2009 में आप अजय टम्टा के साथ मुकाबला जीते, 6,000 समथिंग वोट से जीते, लेकिन 2014 में आप लूज करते हैं और वो मार्जिन बढ़ जाता है, 2019 में वो और बढ़ जाता है। तो ये जो डिफरेंस है, जो वोट परसेंटेज का डिफरेंस है आपके और उनके बीच में हार जीत का, इसको आप कर पाएंगे इस बार? बिल्कुल इस बार हो रहा है। देखिए सवाल क्या है, जब मोदी जी 14 और 19 में आए, 2-3 महत्वपूर्ण बातें की जिस पर लोगों ने विश्वास किया। उन्होंने कहा हम रोजगार पैदा करेंगे, 2 करोड़ प्रति वर्ष। आज देश पूछा मोदी जी इस गारंटी की बात क्यों नहीं करें, 10 साल में तो 20 करोड़ हो जाना चाहिए था। आपने कहा था इस देश की आम लोगों की जो संपत्ति को लूट कर लोगों ने कमाई थी वो विदेशों में डाल दी। आपने कहा था वो इतनी है कि हम उसको लाएंगे तो 15-15 लाख रुपया टैक्स पेयर गरीब आदमी के खाते में चले जाएंगे। वो कह चुके जुमला था वो। नहीं, बाज एक मंत्री मोदी तो उस गारंटी पे बात नहीं करे। आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आपने कहा था हम हर जिसके पास आवास नहीं है, छत भी, इनको हम 2022 तक छत दे देंगे। सवाल है ये, जिन सवालों पर उस समय लोगों ने कोई डिसिजिव पॉलिटिक्स पर नहीं, विभाजनकारी पर नहीं है। उन्होंने तो गोल पोस्ट दूसरा बना दिया, वो कह रहे हैं सवाल आज 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। नहीं, वही तो कह रहा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगले कुछ सालों में बन जाएगी, दुनिया की तीसरी सबसे नहीं, वही हम उनसे बना देंगे। पूछ रहे हैं, आप अपने गोल पोल को बदल क्यों रहे हैं? क्योंकि उन गोल पोस्ट में जो आप उस गारंटी की बात रोजगार पर नहीं करें। आज तो इस देश की सबसे बड़ी समस्या रोजगार है, महिलाओं का उत्पीड़न है, करप्शन है। आपने देखा दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन, मैं नहीं कह रहा हूँ,
इस देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर उनके पति वो भी एक जाने माने अर्थशास्त्री, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का स्कैम भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम तो है। आप समझा पा रहे हैं लोगों को इलेक्ट्रल बॉन्ड लोग क्या जा होता रही है? लोगों तो जा रही है। देखिए अचानक इस देश के अंदर नौजवानों के अंदर हार्ट अटैक की, हृदय गति, मृत्यु दर बढ़ गई। सब लोग चकित थे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब चला जो फार्मा कंपनी है जिनके दवाएं टेस्ट फेल हो चुकी थी, आपने पुणे वाला को कहे थर्ड टेस्ट करने से मना कर दिया, दूसरे कंपनी को आने नहीं दिया। ये परवाह कंपनियां, अन कंपनियों ने जिनके पास हिसाब किताब नहीं है, जो लॉस में मेकिंग कंपनियां हैं और वो बीजेपी को चंदा दे रही हैं, आखिर वो पैसा कहाँ से आ रहा है। लोग कह रहे हैं सेल कंपनियों का किसी न किसी का पैसा आ रहा है। ये जो करप्शन लोगों तक तो जो पहुंच रहा है, प्रधानमंत्री ने इस पे अपना बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि साहब जब हमने एक नीति बनाई तभी तो आप जान पा रहे हैं। कहाँ नीति बनाई, कहाँ जान पा रहे हैं। ये तो भला हो आप जैसे मीडिया के एक मीडिया कर्मी का जिसने 1,000 के 2 बॉन्ड खरीदे, तब वो अंदर का गुप्त नंबर लोगों को पता चला। नहीं तो क्यों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कह रहे थे साहब ये जून से पहले तो हम इसको दे ही नहीं सकते, और जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तो 48 घंटे के सारी वेबसाइट पर आ गई किसको कंपनी, और उसमें भी पहले फिर उन्होंने दोनों चीज़ें किसने दिया किसको दिया वो नंबर नहीं दिया। तो आज दुनिया जान रही है ना इसी से। तो आप चंपावत की जनता से, पिथौरागढ़ की जनता से, बागेश्वर की जनता से, अल्मोड़ा की जनता से आप उनको इलेक्ट्रल बॉन्ड की कहानी बढ़िया तरीके से नहीं, समझा पा रहे हैं। हम सारी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का सवाल है। हम ये जो इस उत्तराखंड के इस मेरे संसदीय का सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा था। मोदी तो रोजगार के लिए आए थे, आपने हमारे रोजगार पर लात मारी। आपने जो आप राज्य सरकार देश का, मोदी कहते हैं डबल इंजन के सरकार बनाओ। आज पहाड़ में आर्मी के अलावा जो खेती सबसे आप जी को आधार थी वो आज तबाह हो रही है। आज लोग खेती को बर्बाद करें। अल्मोड़ा जिले और पौड़ी जिले के बहुत से गांव भूता हो गए। तो आप कारण इसके लिए मोदी पे सवाल उठा रहे हैं, वो तो कहेंगे साहब एग्रीकल्चर स्टेट का नहीं नहीं सब्जेक्ट है, आप सत्ता में रहे, आपने क्या नहीं किया, जंगली आपने ऐसा जानवर कौन सा का मॉडल बना दिया? ये आप तो आपने कैसा ऐसा मॉडल बना दिया? अभी तो सत्ता में रहे, मैं वहीं पर तो आ रहा हूँ। 2007 में आप रहे, 2012 से 2017 में आप रहे। रमेश जी मैं वहीं पर ही आ रहा हूँ। आज खेती की दुर्दशा के पीछे लोग छोड़ रहे हैं जो जंगली जानवरों का जो आतंक हो रहा है, जो बंदर है, भालू है, सुअर है, सौल है, जो एकदम तबाह करे, ये तो भारत सरकार के उसमें है। क्या इन जो जंगली जानवर, और सिर्फ ये उत्तराखंड के नहीं है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय हिमालय राज्यों की समस्या है। अगर इन गाँव को उजड़ने से मानना चाहते हैं, भारत सरकार को आगे आना चाहिए था। सवाल ये तक जंगली जानवरों से इस खेती को अगर बचाए, आपका अगर फाड़ खाली हो जाए तो देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं होगा। आप इस ओर सांसद जी आपका काम था कि देश की संसद में इस सवाल को उठाते। सवाल था मोदी जी 10 साल में आपने हमको दिया क्या? मैं कल उनसे पूछ रहा था आपने सवाल क्यों नहीं उठाओ, कह रहे मेरे काम वैसे ही हो जाते, सवाल उठाने की जरूरत क्या है? ये तो आपका काम नहीं था, ये तो आपकी जीवन लाइफलाइन का सवाल था, गांव के उजड़ने का सवाल था, खेती के तबाह होने का सवाल, ये आपने नहीं उठाया। सवाल था इस राज्य को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिला हुआ था, ये इंदिरा जी ने दिया था, उत्तराखंड सहित तमाम हिमालयी राज्यों ने ये दिया था। आपने मोदी जी वो हमसे छीन लिया। 2013 की आपदा के बाद बीके चतुर्वेदी कमेटी की रिपोर्ट आपने भी देखी होगी, प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, सोनिया जी के निर्देश पर, सलाह पर मनमोहन सिंह ने कहा जो हिमालयी राज्य है इनकी अपनी एक इको सिस्टम है, इनकी अपनी सेंसिटिविटी है, ये सीमांत के राज्य है, इनको भारत सरकार का फोकस होना चाहिए, स्पेशल कैटेगरी अलावा और इनको सहायता देनी चाहिए। उसी से में हमको प्लानिंग योजना आयोग को आज तो इन्होंने बंद कर दिया, कांग्रेस ने फिर कहा हम योजना आयोग को रिवाइव करेंगे। प्लान बजट का 2% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट इन राज्यों को मिलना चाहिए था। ये भारत सरकार की स्वीकृत रिपोर्ट है। मोदी जी जिसको एक दिन हम यहाँ के मुख्यमंत्री भी कि हम ग्रेन बोनस, आपने वो नहीं दिया। आपने इस क्षेत्र के, आखिर एक बात है आप भी इसी क्षेत्र से हैं, सपना था लोगों का टनकपुर से बागेश्वर की रेल चलेगी। मैं खुद जब सांसद था, मेरी सरकार ने जब बजट आया कुछ बोले नहीं, मैंने 10 मिनट रेल मंत्री को बोलने से रोका, और दोनों योजनाएं ऋषिकेश से कर्णप्रयाग और ऋषिकेश से हमारी टनकपुर से बागर एक साथ स्वीकृति हुई, गौचर में शिलान्यास हुआ। वो क्यों नहीं दौड़ी? सांसद आपके अपोनेंट कहते हैं हमने करवाया, आप कहते हैं हमने मैं एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे, आखिर परवान क्यों नहीं चढ़ी इन 10 सालों में? एक योजना
आप कह रहे हैं हम 24 में नहीं तो 25 में रेल कर्णप्रयाग पहुंची। टनकपुर से बागेश्वर की ये रेल लाइन परवान क्यों नहीं चढ़ी? ये सांसद का काम था ना। ये राज्य के मुख्यमंत्री जो हर 10 दिन में दिल्ली दौड़ते हैं, ये उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से भी आ रहा था, उस सवाल पर एक नहीं चढ़ी। उसके अलावा टनकपुर से जौलजीबी जो सीमा के हिसाब से भी, और इस सीमांत जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में जो किसान है, काश्तकार है, आलू है, राजमा है, दारचूला, मुंशियारी, सुंदर पर्यटक स्थल है, छोटा कैलाश के, मैंने 850 करोड़ रुपये का भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम से टनकपुर से जौलजीबी रोड स्वीकृत हुई थी। फॉरेस्ट क्लियरेंस सारी पूरी जो टेंडर हो चुका था, 10 सालों में वो सड़क क्यों नहीं बढ़ी? एक ऋषिकेश की तरह एक नया पर्यटन का साहसिक नौकायन का हब बन सकता था पंचेश्वर। सांसद जी आपने यहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ी? एक तरफ हम इसी राज्य के अंदर कर रहे हैं कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ जो 10 घंटे में गाड़ी पहुँचती थी, हम 4 साढ़े 4 घंटे में हमने ऑल वेदर चमचमाती रोड बना दी। ऑल वेदर कह रहे हैं आपने दिया है नहीं, हम तो कह रहे नेशनल हाईवे है, आपने उसका नाम ऑल वेदर कर दिया। सवाल है कि राज्य के एक हिस्से में ऋषिकेश से बद्रीनाथ, ऋषिकेश से केदारनाथ, ऋषिकेश से गंगोत्री, ऋषिकेश से यमुनोत्री, आप तो कह चमचमाती रोड है, 2 ढाई 3 घंटे में ये यात्राएं पहुंच जाएंगे। आप तो खुद भीमताल से रहें, इसी क्षेत्र हल्द्वानी से अल्मोड़ा, कौसानी या मुंशियारी की रोड की क्या हालत। जो सफ़र हम 2.5 घंटे में अल्मोड़ा से हल्द्वानी कर लेते थे, आज तो 4 घंटे लग रहे हैं। आखिर रामनगर से होते हुए भतरौस का रानीखेत, चौखुटिया गैरसैंण की होने वाली ये हाईवे कहाँ चली गई? टनकपुर से पिथौरागढ़ तक रोड चौड़ी भी, पिथौरागढ़ से गुंजी तक की जो रोड थी, हमने कहा उसको भी भैया नेशनल हाईवे का हिस्सा बनाओ, वो भी वही। सवाल है सड़क परिवहन, रेल परिवहन, हवाई नेटवर्क, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छे होंगे तो राज्य को वो कह रहे हैं आगे आज मिलेगा। 19 सीटर विमान आपका पिथौरागढ़ आ रहा है, आज आप हल्द्वानी से आधे पौना नहीं घंटे मैं में उनसे, आप मुंशियारी और मोनी जी ने, पिथौरागढ़ आ सकते हैं। हम एक उड़ान बात, योजना के एक तहत। सवाल उनसे मेरा है। हाँ प्लीज। नैनीसैनी का हवाई अड्डा जब कांग्रेस में पूरी तरह तैयार हो चुका, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपनी मंजूरी भी दी, सरकार वो बदल कह गई। रहे थे मैंने कराई, नहीं नहीं नहीं, डीजीसीए से अप्रूवल हमने कराया, ये तो एयरपोर्ट सब अथॉरिटी ये ऑफ तो इंडिया सब से लोग अप्रूवल हमने जानते हैं। कराया। लेकिन एक सवाल है, आपने इन 10 साल पहले मोदी ने पहले काल में कहा था चप्पल पहनने वाला भी हवाई नेटवर्क का हिस्सा बनेगा। अभी तक पिथौरागढ़ देश के हवाई नेटवर्क का हिस्सा क्यों नहीं बना? सवाल जब जब चुनाव होते हैं, जब जब विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते हैं, एक विमान उतर जाता है। क्या ये स्थायी फिनोमिना रहने वाला है? अच्छा, क्या आपको शंका है? अभी भी हमें, क्योंकि अभी भी पिथौरागढ़ दिल्ली का हवाई नेटवर्क का स्थायी पार्ट नहीं बना, और जब तक दिल्ली से हम नहीं जुड़ेंगे तब तक हम शेष भारत, शेष दुनिया से हवाई नेटवर्क के हिस्से नहीं बन सकते। तो ये जो सवाल है, इन 10 सालों में मोदी सरकार और सांसद की निष्क्रियता से जो दबे रहे, इसके कारण लोगों के अंदर गुस्सा है, क्योंकि ये सवाल थे जो लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करते। सवाल तो यही तो है, किस लिए आप देश के संसद में जा रहे हैं? हिमालयी राज्यों की अपनी सेंसिटिविटी है। हिमालयी राज्यों का क्या बीडीसी का सदस्य का जो कार्य क्षेत्र है, उसके लिए सांसद जा रहा है? क्या कहीं खड़ंजा बनाने के लिए किसी के सीसी नेटवर्क बनने के सांसद का दायित्व है? सांसद का दायित्व है अपने संसदीय क्षेत्र सहित अपने राज्य के वो मूलभूत समस्याओं को देश की संसद में उठाए रखे। और इस देश का, इस राज्य का सबसे बड़ा सवाल था रोजगार का सवाल, उस पर सांसद खामोश रहे। नॉर्थ ईस्ट से, मैं खुद इस उसमें आ रहा था, पूरे भारत सरकार के एक है, हर एग्रीकल्चर को पुशअप करने के लिए, जो पर्वतीय क्षेत्रों के एग्रीकल्चर है, भारत सरकार हर जगह, ये कांग्रेस की देन थी जिसने हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की। हमने मांग की थी कि उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में कोई भी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो पर्वतीय खेती को आगे बढ़ाए। नहीं है, ठीक नहीं है अभी तक। उस पर इस सरकार ने, न सांसद ने मांगे, नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में है। तो ये जो सेंट्रल अमेरिका ये फोकस पॉइंट था, और हमारा दायित्व, हमारा आपके पास भी 2009 से 2014 मैं का मौका तो आपके पास भी था। ये सवाल आप तो टेस्टेड व्यक्ति हैं। नहीं, हमने, आप लोकसभा में रहे, आप राज्यसभा में रहे, आप एमएलए रहे, आप मंत्री रहे, आप तो एक टेस्टेड व्यक्ति हैं। मैंने इसी सवाल को तो इसीलिए तो कहा, ये मेरे कार्यकाल की तो ये मांग बड़ी थी। ये मेरे ही समय हुआ था जब हमने वीके चतुर्वेदी कमेटी बनाई थी। ये कांग्रेस थी जिसने कोसी में
इंदिरा गांधी पर्यावरण संस्थान खोला था। ये कांग्रेस थी जिसने इस पर्वतीय क्षेत्र में विवेकानंद केंद्र की स्थापना की थी। और मेरे समय में ये प्रपोजल था इन दोनों को मिला करके एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल हिमालय के लिए बना। ये प्रपोजल था। सवाल अब मैं बदल गया। सवाल है 14 से लेकर 24 तक के इन 10 सालों में क्या हुआ इस संसदीय क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। मैंने मांग की है क्या यहाँ को भारत सरकार का यहाँ को अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं नहीं देनी चाहिए क्या? जम्मू कश्मीर में, मैं जब राज्यसभा में था मैंने ये सवाल भी उठाया, जम्मू कश्मीर में 2 एम्स हो सकते हैं, तो उत्तराखंड में 2 एम्स क्यों नहीं हो सकते हैं? कुमाऊं के पर्वतीय अंचल में एम्स क्यों नहीं हो सकते? जम्मू कश्मीर में तो एक ही एम्स है। नहीं, 2 स्वीकृत थे, 2 एम्स के। वहाँ के लोगों ने तो कहा यहाँ उन्होंने एक सैटेलाइट सेंटर दे तो दिया आपको उधम सिंह नगर में। ये तो झुंझुना है। जो ऋषिकेश का सेटल है, अभी तो ऋषिकेश का जो एम्स है वो पूरी तरह इक्विप्ड नहीं है, वहाँ पूरी तरह फैकल्टी नहीं है। आए दिन वहाँ के डायरेक्टर चले जाते हैं। और हमने तो मांग की थी ना, हमारे लिए ऋषिकेश भी कुमाऊं के लिए उतनी दूरी है जितनी दिल्ली की है। हमने कहा भाई उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में और ये पर्वतीय राज्य, पर्वतीय क्षेत्र में एक एम्स क्यों नहीं खुल सकता है? और एक इंडिपेंडेंट एम्स क्यों नहीं खुल सकता है? उत्तर प्रदेश में 3-3 एम्स हो गए हैं। तो वो भारत 22 करोड़ सरकार की के सवाल जनसंख्या, आप 1.25 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य है। देखिए, भूगोल तो हमको अनुमति दे रहा है ना। वो वहाँ 200 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे में पूरी कर लेते होंगे। वहाँ का पार्लियामेंट का सदस्य एक दिन में अपनी आधी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी करके अपने घर आ जाता होगा। और अल्मोड़ी में तो आपको मुझे पकड़ने के लिए यहाँ आना पड़ा। मेरे को पूरी अपनी लोकसभा सीट में जितना दिन चुनाव है उतने दिन में मैं एक दिन अपने विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण कर सकता हूँ। भूगोल भी तो एक क्या कहते हैं, सवाल है कि राज्य का काम जनसंख्या ही नहीं, भूगोल की दिक्कतों के आगे लोगों की सेवा देना ना, लोगों की उच्च सेवाएं देना। तो भारत सरकार इस राज्य में जो पर्वतीय राज्य है, सीमांत राज्य है, जिसने सब कुछ देश के लिए अपना कुर्बान कर दिया है, उस राज्य के एक पर्वतीय हिस्से में एक एम्स गुणवत्तापूर्ण क्यों नहीं बना सकती? आखिर क्या कारण है? सैटेलाइट की क्या ज़रूरत है? पूर्ण की क्यों ज़रूरत है? वो बरेली बहेड़ी में आएगा, वो बहेड़ी रामपुर और बरेली के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा या मेरी आवश्यकता पूरा करेगा? तो आप कह रहे थे पहाड़ में बनना चाहिए। इस सवाल पर क्यों नहीं सांसद बोल रहे? सांसद का दायित्व खुले, कहाँ खुले, लेकिन मांग तो कर तो आप सकते थे। डिबेट क्यों नहीं कर लेते आपस में दोनों मिलकर? हाँ, हम तो हमेशा तैयार है डिबेट के लिए इन सवालों पर। सवाल है कि आप इस कह रहे हैं राज्य, आप अजय टम्टा से एक सार्वजनिक डिबेट करना चाहते हैं। हाँ वो अपनी मैं एक भूमिका निभा सकता हूँ आप दोनों को साथ लाकर। जरूर जरूर, आप तैयार हैं? हाँ हम तो तैयार है। हर स्तर पर, हर स्टेज पर किसी से भी डिबेट करने के तैयार है। सवाल है कि सांसद का काम अपने संसदीय क्षेत्र और अपने राज्य की मूलभूत समस्याओं पर देश की जनता को जागृत करना। और ये देश, मेरा संसदीय क्षेत्र सीमा पर है। अगर यहाँ किसी भी तरह की असंतोष नौजवानों के अंदर आता है, वो देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम इस एम्स, इस अग्निवीर, अग्निपथ योजना को वापस लाएंगे। हम समाज के हर वर्ग को के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको मदद करेंगे। ये तो गजब है इस राज्य के अंदर। वो आपके अपोनेंट कह रहे हैं, कहने में क्या जा रहा, आना है नहीं, जितनी मर्जी जितने बड़े बड़े वादे हैं कर लो। अरे आपका काम क्या है? सांसद का काम क्या है? लोगों की जन भावना, आना क्यों नहीं आना? क्यों नहीं आएगा? क्या इस अल्मोड़ी जिले के अंदर, अल्मोड़ी में मिसेस गांधी आई थी। मिसेस गांधी से लोगों ने, कांग्रेस जनों ने निवेदन किया, हम तब उत्तर प्रदेश के हिस्से थे, मिसेस गांधी प्रधानमंत्री थी, कि ना उत्तर प्रदेश हमको देखता है, ना केंद्र हमारी प्रति संवेदनशील है। और हमने कहा कि पर्वतीय राज्य क्षेत्रों के लिए, तब हम पर्वतीय क्षेत्र थे, राज्य तो नहीं थे, एक नई संवेदनशील दृष्टिकोण की भारत सरकार की आवश्यकता है। वो माइलस्टोन बना जब प्लानिंग कमीशन में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक अलग सेल बना है। और वही बढ़ते बढ़ते पर्वतीय विकास परिषद, पर्वतीय मिनिस्ट्री यूपी में बनी, और वही चलते थे विशेष राज्यों का दर्जा सिर्फ उत्तराखंड को ही नहीं मिला, संभाले एंटायर हिमालयी राज्यों को, पर्वतीय राज्यों को उसका हिस्सा मिला। ये एक भूमिका होती है राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, कि हमको गौरव है कि हमारे लोगों ने एक मांग की जिसका लाभ संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र को, हिमालयी राज्यों को मिला। सवाल है, आज हम अपने जंगल को, देश कह रहा है कि हिमालय को बचाना है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, और देखो जंगलों में आग लग रही है। आग लग रही है। हमने इनसे यही कहा,
जब हिमालय के लोगों ने अपने जंगलों को इस देश के लिए कुर्बान किया, आखिर उससे कुछ आई तो होती है। यहाँ का जल साधन था, पूरे देश के और दुनिया के जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बड़े बड़े डैम पर्याप्त नहीं है, ये लोगों के विस्थापन की बड़ी समस्या है। आप इसको जगह हाइड्रो पावर की सोलर एनर्जी की ओर जा सकते हैं। हमने ये सब जो हमारे आय के स्रोत हो सकते हैं, हम देश के लिए कर पाए। बट आप हमको सोलर क्या एनर्जी मिला? पे सबसे नहीं ज्यादा नहीं काम देखिए, ये तो आंकड़े भी कहते हैं कि नहीं, सबसे ज्यादा हमको क्या काम मिला? किसने किया सोलर एनर्जी में, आप नहीं बताइए। नहीं, एक बात बताए। पिछले 10 साल नहीं, में सोलर एनर्जी में तो एक बात शानदार बताए, काम मैं हुआ, तो आपसे ये मानेंगे कह रहा आप। हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हमने राष्ट्र हित के लिए अपने रेवेन्यू को, सोर्स को, इस देश को कुर्बान कर दिया। उसके एवज में हमको क्या मिला? ये सांसद का तो काम था, हर वेलफेयर स्कीम के लिए सड़क बनाने हैं, स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, नौकरी पैदा करना है, उसके लिए रेवेन्यू की राज्य को ज़रूरत होती है। और इस राज्य के ये रेवेन्यू सोर्स थे जो हमने देश इसमें कुर्बान कर दिया। और इसी को ही वीके चरुबरी कमेटी ने कहा था, दे आर द इकोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द नेशन। ये नेशन की प्राणों हवा है, ये पारिस्थितिक जीवन की सुरक्षा की गारंटी करने वाले राज्य हैं, लेकिन इनको भी जीने का हक है, विकास का हक है। इसलिए इनकी स्पेशल नीड्स को, इनको बजटरी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये सांसद का काम था अपने देश की संसद में, देश के तो आप अजय टम्टा सांसद जी को। की खामियां गिना रहे हैं कि साहब आपके मैं सांसद ने खामियां आपके नहीं लिए गिना काम रहा नहीं हूँ, करा। मैं तो अपनी उन पॉजिटिव गिना रहा हूँ जो हमने शुरू की थी, हमारे यूपीए सरकार ने शुरू की थी, जो अजय जी ने और मोदी सरकार ने ठंडे बस्ते में बट डाल सर, दी। अगर सब कुछ इतना चल रहा है तो कांग्रेस में भगदड़ क्यों मची है? कल ही आपके इतने वरिष्ठ नेता मिस्टर अग्रवाल आपकी पार्टी छोड़ देखिए, के चले गए, राजेंद्र भंडारी आपके नहीं नहीं, इतने सीनियर लीडर आप कांग्रेस छोड़ के एक चले चले, गए, आप ही ये की, भगदड़ क्यों नहीं मची है नहीं, सर? आप ही की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नेशनल मीडिया में इंडियन एक्सप्रेस है। 25 बड़े पॉलिटिशियन, राजनेता हम कह सकते थे, एमपी एमएलए जो मिनिस्टर रहे, जिनके ऊपर मोदी सरकार ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने हजारों करोड़ के मुकदमे ठोके थे। वो 25 में से 23 लोग आज उनकी बात ही नहीं होती। 3 को तो प्रफुल्ल पटेल जी, अजीत तो पवार जी ये को सारे केस में ही महानुभाव ने चले गए। सारे गड़बड़ तो सवाल आपके कार्यकाल में किए। सवाल, प्रफुल्ल नहीं पटेल, नहीं अब आप देखिए, आप नहीं तो नहीं, एक जानते हैं बात मेरे प्रफुल्ल पटेल किसके दौरान मंत्री एक रहे? बात वही तो हम कह रहे हैं कि जब उन्होंने जिन पर कॉम्प्रोमाइज आप, किया एयर रूट्स के नहीं नहीं, ऊपर, तो वो तो आपके मंत्री थे, क्यों रमेश जी, आपने उनको रखा? नहीं तभी नहीं निकाल नहीं फेंक रमेश देते। जी, हम यही तो बात करें, जिन पर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आपकी वॉशिंग पाउडर में आते ही धुल के साफ हो गए। मोदी जी का भ्रष्टाचार के खिलाफ जो नारा है वो यही, डरा करके, धमका करके, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऐसा लगता है देश के जो इंस्टीट्यूशन थे अब भारतीय जनता पार्टी के जो सेल की तरह काम करने लगे, उसके इंस्टीट्यूशन के सामने जो तो ये आज नया धंधा हो गया जो ना, कांग्रेस से, चंदा मैं दो। उत्तराखंड की बात करता हूँ स्पेसिफिक। हाँ हाँ, अगर जो आपके नेता छोड़ के गए हैं, चाहे मिस्टर अग्रवाल हो, चाहे वो आपके सजवान हो, मालचंद हो, धन सिंह नेगी हो, या आपके आपके भंडारी जी हो, आप देखिए, कह रहे हैं ये सारे करप्ट थे, नहीं मैं ये नहीं, इनको मैं नहीं डराया कह रहा हूँ, गया और इस डर के मारे इन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं कर मैं ली। ये नहीं कह रहा हूँ, आप ये नहीं कह रहे? मैं तो यही कह रहा हूँ, कुछ न कुछ तो होगा जो बात है जिसको हम नहीं जानते हैं। भंडारी जी की पत्नी के खिलाफ तो आप सब जानते हैं कि किस तरह से उनको उनके ऊपर आरोप लगाए, सरकारी ने वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए थे, हमने तो नहीं तब लगाए तो थे, आप कह रहे थे उनको हैरेस है किया ना? जा रहा है, आज नहीं, आप कह रहे तो हैं कि साहब आप एलिगेशन थे। सवाल यही है, तो कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर किसी न किसी का दबाव तो था, और जो भी लोग गए हैं वो दबाव में गए हैं। अब उनकी क्या मजबूरी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो कल तक साहब के सामने खुलेआम कह रहे थे कि मुझको खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है, लोग कह रहे मैं भाग रहा हूँ, 24 घंटे भी नहीं हुए थे, बिना कपड़े बदले आप दूसरी चले गए, तो आपकी क्या मजबूरी रही, आपका क्या दबाव रहा है? नहीं तो एक सबसे बड़ा लेकिन सवाल है, आपने, कांग्रेस ने आप अपने जो लोग अनुभव जा से रहे मुझे हैं, एक चीज एक बताइए चीज सर। बताओ, जिन जो लोग गए हैं, क्या कांग्रेस ने इनको सम्मान नहीं दिया, मान दिया, जो आज उनकी ब्रांडिंग वैल्यू बनी है? बीजेपी कह रही कि कांग्रेस के बड़ा नेता हमने ले लिया है, वो तो ब्रांडिंग तो कांग्रेस ने दी थी। अब आपकी क्या मजबूरी है, आप क्यों चले गए? गॉड नोज, आप जानते हैं अच्छी तरह से, करप्शन का मामला है या कोई अन्य मजबूरी है। जो भी गए हैं वो अपने निजी दबाव में, निजी स्वार्थ में किसी के लिए कारण गए हैं। कहीं वो ये नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस ने उनको
समय रहते हुए मान सम्मान नहीं दिया। सर, आप एक जो बहुत बड़ा एजिटेशन उत्तराखंड में चला, और मैं जानता हूँ आप बहुत सेंसिटिव व्यक्ति हैं इस मामले में, वो था एक मजबूत भू कानून इस प्रदेश को मिलना चाहिए। आपका क्या मत है और आपको क्या लगता है कि ये बहुत क्रूशियल समय है, हमें इस पे विचार करना होगा और सबको सीरियसली बैठकर अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एफिलिएशन सबको मिलकर ये इस पे सोचना बहुत ही होगा? महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने सार्वजनिक न्यूज़ से भी इस पर अपना पक्ष रखा है कि देखिए, इस पर्वतीय क्षेत्र में नौजवान जिस भूमि को बचाना चाहता है वो कृषि भूमि तो है, और इस पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश हिस्सा जंगलात की भूमि है। अगर ये कृषि भूमि मेरी नहीं है, मेरी पिछली पीढ़ी से मैं विरासत में मिला हूँ, और आज इस विरासत को मैं आगे भविष्य को ले जाना, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं इस विरासत की भूमि को बेच दूँ। तो यहाँ के नौजवानों का जो संघर्ष है बहुत उचित है, और इस ओर हमने प्रयास भी किया था। नारायण दत्त तिवारी जी के समय यहाँ की एग्रीकल्चर लैंड को खरीदने पर प्रतिबंध लगाया था, सिर्फ आवासीय भूखंड के लिए एक थोड़ा सा मार्ग खुला था। लेकिन समय के काल बीजेपी ने और त्रिपुरा सिंह जी सरकार ने उसको पूरी तरह डाइल्यूट कर दिया, और ये समय की मांग है। और वैसे तो मैं कह रहा हूँ, भूमि को बचाने की सिर्फ उत्तराखंड की मांग नहीं है, ये देश की एग्रीकल्चर लैंड को बचाने की मांग है। जो करोड़ों करोड़ों लोग इस देश में कृषि पर अपना जीवन जीते हैं, अगर वो ज़मीन गैर कृषि क्षेत्रों में चली गई तो किसान बचेगा नहीं। और उत्तराखंड का तो कृषि भूमि बहुत ही कम है, सीमित है, और मैं उस आंदोलन के साथ हूँ। ये बाहर और अंदर का भी कोई झगड़ा नहीं है, कि उत्तराखंड की कृषि ज़मीन को बचाने का, अपनी विरासत को बचाने का सवाल है। और मैं समझता हूँ सारे स्टेक होल्डर्स को इस पर बात करके हमको, और मैं तो तिवारी जी के समय जब भूमि कानून बना था, मैं खुद गया था, मैं विधायक था, और इसको सशक्त करने की मांग को लेकर 10-12 एमएलए के भी उसमें साइन थे। तो समय की मांग है, और मैं इस आंदोलन के साथ पूरी तरह से अपने आप को संबद्ध करता हूँ। तो ये पीड़ा पहुंचती जब आप खेतों को बंजर देख रहे हैं, जंगली जानवर तबाह कर रहे हैं, हम कैसे अपने पहाड़ को बचाएंगे? मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि क्योंकि हमारे पास खेती के अलावा कोई जरिया नहीं है, इस और इसी इतनी बड़ी आबादी को आप किसी दूसरी जगह मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट नहीं कर सकते, आप सर्विस सेक्टर में शिफ्ट नहीं कर सकते, आपको अपने एग्रीकल्चर को रिवाइव करना होगा, हॉर्टिकल्चर को रिवाइव करना होगा। तो आप जैसे लोग जो जिन्होंने अपना पूरा जीवन राजनीति में, आप बड़े पदों में भी रहे, आप लोगों ने किया क्या फिर? मुझे तो बड़ा दुख होता है कि नहीं, क्या किया है ऐसा साहब? देखिए, हमने क्यों नहीं ये देखो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते? हमारा फेलियर है कि हम अपने एग्रीकल्चर को नहीं बचा पाए। नहीं नहीं, क्यों नहीं बचा, हमने कोशिश की थी। मैंने कहा, तिवारी जब सरकार थे, मैं खुद विधायक था, उस समय हमने कृषि पर जमीन को तिवारी जी बचा। का फोकस मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा था ना ना, ना, मैं तो भाई, एग्रीकल्चर नेग्लेक्ट हो नहीं गया नहीं नहीं हमारा। नहीं, सवाल ये था कि उस समय कृषि जमीन को जो बिक्री अंधाधुंध, उस पर उन्होंने रोक लगाई। आपको मालूम है, आज देश के प्रधानमंत्री मोटा अनाज की बड़ी बात करते हैं, ये कांग्रेस थी जब हरीश राव मुख्यमंत्री थे। जो यहाँ के अनाज है, मडुआ है, झंगोरा है, जब देश के राष्ट्रपति देहरादून आए थे तो उन्होंने खुद उनको झंगोरे की खीर खिलाई थी। और इसके माध्यम से जो गांव, जो एक ग्रामीण सेक्टर में आम लोगों में, जो यहाँ के जो मोटे अनाज थे, मडुआ था, झंगोरा था, गहत था, एक तरह से गरीब का अनाज में रहा, फिर उत्साहित हुए थे लोगों ने, उनकी पैदावार बढ़ी थी। आज देश के प्रधानमंत्री भी वही करें। तो कांग्रेस ने तो कोशिश की थी, हमने ये भी कोशिश की थी कि एग्रीकल्चर के साथ साथ मेरा वृक्ष मेरा मित्र मेरा धन, 300 पेड़ लगाइए, 3 साल तक आए, 300 रुपया बोनस मिलेगा। कुछ मामलों में हमने अखरोट के पेड़ के मामलों में 400 रुपये तक बोनस देने की कोशिश। हमने किसान के खेती के अलावा दूसरे समय डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट किया था, महिला डेयरी में और बोनस देने थे, कि किसान की आय को डाइवर्सिफाई किया जाए, इसके लिए कोशिश की थी। और अभी भी आपने मेरा फोकस देखा है कि मैं इस सवाल पर कि पर्वतीय खेती का पुनर्जीवन जरूरी है। अगर ये पुनर्जीवन नहीं हुआ तो इस से आप लोगों को बाहर निकलने से रोक नहीं सकते, और पलायन हुआ तो ये सीमांचल राज्य है, यहाँ देश की सुरक्षा के साथ भी सुबह, ये हमारा फोकस है। एज ए सांसद के रूप में जब मैं लोकसभा में भी था, जब मैं राज्यसभा में भी था, इन सवालों को मैं प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में भी लाया था। 2 घंटे तब भी मैं, जब लोकसभा में बहस हुई थी, मैं राज्यसभा में बहस थी। मैंने ये भी कहा था जो हमारी भाषाओं का आंदोलन है, जैसे आज है कुमाऊनी भाषा, गढ़वाली भाषा, जौनसारी, इनके 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। मैंने इस पर भी बहस किया था। हाँ भाई, इनको भी हक है। अगर आप कहते कुमाऊनी बोली और ये हिंदी की बोली है, तो मैंने कहा
कौन सी हिंदी की कविता में जब आप पढ़ाते हैं, तुलसी को पढ़ाते हैं, अवधी पढ़ाते हैं, भोजपुरी पढ़ाते हैं, क्या किसी देश के कुमाऊनी साहित्य भी तो, गढ़वाली साहित्य भी तो रिच है, कहीं हिंदी की बोली के रूप में उनको पढ़ाया जाता है? सवाल ये है। तो ये जो सवाल है उत्तराखंड की असीमता के, जो यहाँ की खेती के, जो यहाँ के संस्कृति के, ये हमारे महत्वपूर्ण सवाल होने चाहिए और देश की संसद को भी इस संदर्भ में विचार करना चाहिए। इसलिए कांग्रेस ने कहा भी है कि 8वीं अनुसूची में हम नई भाषाओं को, जो इस पूरे देश के अंदर आंदोलन है, और कुमाऊनी और गढ़वाली को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास, मिनिस्टर ऑफ होम के पास पड़ा हुआ है। लेकिन जब सरकारें इसमें ध्यान दें तो उसके लिए एक माध्यम होता है, दबाव होता है सरकार के ऊपर, उन सवालों को हम करेंगे, अब वो हमने कह रहे किया हैं कि भी है। हम केदार खंड का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, चाहे मंदिर माला मिशन है, चाहे आदि कैलाश है, गुंजी है, ये जो बॉर्डर एरिया जिनकी की आप बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ आ जाना, उसके बाद लोगों की वहाँ पर ज़्यादा लोग वहाँ देखने के लिए आ रहे हैं। तो अरे, ये जो ब- पूरा ब- मैं बड़े माहौल है, बड़े इस इकोसिस्टम नहीं से आप नहीं कैसे नहीं, लड़ रहे हैं बड़ा साहब? बड़ा अजीब सवाल है। केदारनाथ की इतनी दुर्घटना के बाद सबसे पहले अगर उसको वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी मिली थी, जब केदारनाथ सुरक्षित है, दुनिया के लोग आ सकते हैं, तो राहुल गांधी, आपने क्या 18 किलोमीटर पैदल चले, दुनिया ने देखा कि राहुल गांधी पैदल चलते, केदारनाथ सुरक्षा, उसके बाद लाखों की संख्या में आए। इसी क्षेत्र, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर सोनिया गांधी जी आई, हमने वहाँ पर अल्मोड़े के अंदर गरुड़ाबाज में समाज के एक बहुत बड़े सोशल वर्कर थे, जिनको उत्तराखंड का अम्बेडकर कहा जाता था, हरि प्रसाद टमटा जी, यहाँ की जो क्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, उसके लिए बड़े एक संस्थान के वहाँ की नींव रखने आए थे। उसी समय सोनिया जी जागेश्वर आए थे, और हमने उसी ऋषिकेश के मॉडल पर जागेश्वर को भी योग का एक हब बनाने की कोशिश की, योग महोत्सव शुरू किया था, और उसके कारण जागेश्वर पूरी दुनिया में छाया था। हमने वहाँ पर एक हेलीपैड के दहली ड्रम बनाने के द्वारा दिल्ली से लोग आ सकते हैं। तो सवाल है, आज छोटा कैलाश, इसको भी कांग्रेस ने जो शुरुआत की, आपने उसको बंद कर दिया। मेरा सवाल ये है, अरे बंद आप कहाँ किया, मेरा वो तो मेरा उसको बहुत नहीं बड़ा नहीं, ही मेरा बना रहे हैं। सवाल है, जिस तर्ज पर आप केदारखंड बना रहे हैं, आप इस मानसखंड की बात कर रहे हैं, मानसखंड तभी तो बनेगा जब आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें है, उसको आप उस तर्ज में जो वहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ भी करेंगे, जो मैंने शुरू में भी किया। आप कह रहे हल्द्वानी हैं से केदार खंड में बहुत काम हुआ है, है, मानस खंड के साथ भेदभाव हुआ है। मैं एक पूरी तरह से, आप खुद देख लीजिए, हल्द्वानी से अल्मोड़ा तक की यात्रा कर लीजिए, आप क्या कहते हैं, यही तो उस मानस खंड की ओर जाएगा, जागेश्वर धाम की ओर, यही रास्ता तो जाने वाला है, यही रास्ता तो आगे जाने वाला है। आप वहाँ पर से आ जाइए, पहली बद्री यात्रा का पहला धाम तो ये रामनगर से ही शुरू होती थी, बाद में तो वो वो सड़क चलेगी। चौड़ीकरण के लिए बीच में आपने देखा पेड़ काटने को लेके बड़ा बवाल मचा, नहीं, फिर बाद सवाल में मुख्यमंत्री को इंटरवीन करना पड़ा कि साहब ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो तो सवाल हम है, अगर उन, वो कहते हैं ना, किसने कहा? हमने देश की संसद में भी कहा इस सवाल को, कि जो आप शहरों में, सवाल आया था जब गंगोत्री की सड़कें बन रही थी, 2 लेन से जरा आर चौड़ा करने की क्या जरूरत थी उसकी? हम करें एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उसको आगे बढ़ाए। जो जागेश्वर का सवाल है, लोगों ने सही तो कहा, जागेश्वर के देवदार के वृक्ष आपको कहते ही सबसे बड़ा नागेशन दारू का मने कहते हैं। है, सबसे अट्रैक्शन का हमारी वो धरोहर थी। और जब आदमी वहाँ से निकलता था तो वो अपने आप को क्या कहते हैं, गौरवान्वित, मैं प्रकृति की किस गोद में आ गया हूँ, आप उसको काट, किसने कहा उसका चौड़ीकरण? हम यही तो करें, हमारी सड़कों की हालत, एक दिन मुख्यमंत्री ने कहा हम ऐप बना रहे, गड्ढे मुक्त है, हमारी सड़कों की दशा ठीक कीजिए। जो यहाँ आना चाहता है, लाखों की 10 लाख की 20 लाख की गाड़ी में आ रहा है, अगर उसको 2 घंटे का सफ़र 4 घंटे में करना होगा, वो यहाँ क्यों आएगा? वो दूसरी जगह जाएगा, वो हिमाचल की ओर जाएगा, तो कह या तो रहे हैं जो उत्तराखंड के हमारी दूसरे। उड़ान योजना के तहत हमने हेलीकॉप्टर शुरू किए हैं, 45 मिनट्स में हल्द्वानी से पिथौरागढ़, नहीं, धारचूला, जहाँ सवाल चाहे है, मुंशियारी पहुंच जाइए। नहीं नहीं, सवाल है दिल्ली से, दिल्ली हवाई नेटवर्क का हिस्सा क्यों नहीं बना अच्छा, रहे? आपकी सवाल, नाराजगी इस बात से कि हाँ दिल्ली हाँ, से अभी मैं कनेक्ट क्यों नहीं किया गया भाई पिथौरागढ़ को? हमारा सवाल यही तो है हम्म, कि अगर इस पर्यटन के हिसाब से आपको दुनिया के नक्शे में आप इस क्षेत्र को लाना चाहते हैं, हम्म, तो वही तो है ना, आप उसको दिल्ली नैनीताल को क्यों नहीं जोड़े? अभी जो आप जोड़ रहे हैं, कभी एक विमान आ जा रहा है एक दिन में, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, वो आपके चुनाव का सफ़र है या स्थायी है? सवाल है स्थायी सर्विसेज दीजिए,
सवाल है स्थायी नेटवर्क दीजिए। मानसखंड के हालात सड़कों के जब तक सुधरेंगे नहीं, ना किसान को ना काश्तकार को, दो चीज़ें होती, एक पर्यटक आता है और दूसरा जो किसान का काश्तकार है, यहाँ का जो हॉर्टिकल्चर है। आप तो फिर भीमताल के शहर में आज ये हमारा भीमताल से लेकर लमगढ़ तक हॉर्टिकल्चर एक सबसे बड़ा छोटू तो जमीनें साधन बिक गई ना है ना। ज्यादातर। लेकिन धीरे धीरे आप क्या कहते हैं रोडों की हालत खराब होगी, क्यों नहीं। देखे आज दुनिया में चल रहा, मैं हिमाचल की ओर गया था, पर्यटन के साथ साथ सेब के बगीचे डेवलप हैं, जिससे आपने रिसोर्ट बनाए हैं उसी में सेब के बगीचे भी वो लग रहा है। आदमी को दो दो चीज़ें दिख रही है, रहने को अच्छी सुविधा भी मिल रही है और जो वहाँ की सुंदरता थी, जो फसलें थी, जो फल थे वो मिल रहे, उसके आय के साथ हम उस मॉडल पर क्यों नहीं जा सकते। प्रदीप जी, आपके राजनीतिक गुरु जो हैं हरीश रावत जी, वो तो बेटे के चुनाव में इतना खो गए हैं कि वो अपने शिष्य के भूल गए। नहीं तो नहीं वो नहीं किस नहीं। कब आएंगे देखिए आपके चुनाव जब प्रचार ये के लिए? हर वो यहाँ भी आएंगे, सब जगह है। कहीं ऐसा तो नहीं आपको नहीं नहीं नहीं। धकेल दिया वो और आप अपना वहाँ हरिद्वार में मस्त हो गए उन, बेटे के मुंह में? उनका आशीर्वाद, उनका साथ मेरे साथ है। वही थे जिन्होंने हमको सड़क से यहाँ तक के सफर को तय करा। जब हरीश रावत जी ने कहा, लेकिन आप मतलब मेंटली प्रिपेयर थे कि आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है, या लास्ट मोमेंट में आपको पता नहीं लगा? नहीं नहीं, देखिए मैंने तो पार्टी से शुरू से भी कहा, तो, पार्टी तो ने मुझे अगर वो सब आपको कुछ दिया। पहले बता देते तो आप 2 साल से। मैं लगातार, मैं जब सांसद रहा हूँ, राज्यसभा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं रहा हूँ, अपने संसदीय क्षेत्र के हर जगह मेरी उपस्थिति रही है। कहीं आपदा आई, कहीं जो भी मैं कर सकता था अपने साधनों के माध्यम से मैं हर जगह उपस्थित रहा, लोगों के बीच में उपस्थित रहा। लोगों के बीच में अत्याचार रहा है, उसके बीच में रहा। मैं आपने देखा बबीता, एक इसी मुख्यमंत्री की क्षेत्र की, मैं एक कमज़ोर वर्ग की महिला की हत्या कर दी गई, कोई नहीं गया, मैं गया था। सुखी ढांग में दलित भोजन माता का प्रश्न था, वहाँ मैं गया था। मैं हर जगह गया था, या जहाँ मुंशियारी धारचूला में जब आपदा आई थी मैं वहाँ गया था। मैं हर जगह पिथौरागढ़ हो, बागेश्वर हो, चंपावत हो, कहीं ना कहीं हमेशा अपनी उपस्थिति को दर्ज तो कराता। आपकी उपस्थिति अभी लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अब कह मुझे रहे पूरा प्रदीप टम्टा जी हमारे बीच आते रहते थे। मुझे पूरा भरोसा है, लोगों का आशीर्वाद मुझे भी मिलेगा। तो राजनीतिक गुरु की कमी नहीं खल रही है। है नहीं, राजनीतिक गुरु का भी आशीर्वाद मेरे साथ पूरा है, वो यहाँ ना होते भी मेरे साथ है। आपने कहा नहीं कि थोड़ा बेटे के लिए पूरा टाइम लगा नहीं दे, नहीं, थोड़ा टाइम मेरे लिए भी लगा दे? वो आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, आएंगे। सब जगह आएंगे, वो अब अल्मोड़ा जैसे आएंगे, नैनीताल आएंगे। बीजेपी के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी बैटिंग कर रहे हैं, उनकी दूसरी रैली अभी 11 को होने जा रही है। आपके लिए कोई राष्ट्रीय नेता आ रहा है यहाँ पर? देखिए राष्ट्रीय नेता यहाँ आएंगे। कौन? अभी अभी जो ये तो पार्टी को तय करना है, मैं अपने यहाँ के आपकी ओर से कोई डिमांड नहीं है? नहीं है, मैंने कहा था हमारे राष्ट्रीय नेता है हम। नहीं, आप स्पेसिफिक किसके नहीं, लिए चाहते हैं? हमने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे जमीन, तीनों में से कोई यहाँ पर आ जाए। और राज्य के अंदर मैंने कहा था अगर उनमें से हमारे 3 में से आपको चॉइस मिले, किसको बुलाना है? किसी को भी आ जाए, इट इज अप टू द पार्टी। मेरे लिए मतलब आप कह रहे तीनों, हैं इनका बहुत रेलेवेंस नहीं है, किसी को भी भेज नहीं दें, नहीं, इससे बहुत तीनों ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे तीनों रे महत्वपूर्ण है। मेरे लिए राहुल गांधी जी, इसमें इस देश और दुनिया को नई सिरे से, एक पूरे देश के अंदर जो एक नया बदलाव का माहौल बना है, वो राहुल गांधी जी की यात्रा से बना है। जो न्याय का जो सफ़र हम आज सूत्र लेके आए गए, 25 गारंटियाँ लाए हैं, वो देश में उनके भ्रमण से, वो तो हमारे मूल सोर्स हैं। तो इसलिए इसमें कोई ये तो आप भी अपनी तो कह बात सकते हैं आप कि साहब आप हमारे पोल सोर्स हैं, जरा मेरी नहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी में आइए, एक देखिए, दो रैली एक सवाल कीजिए, है, हमें मजबूत बनाइए। नहीं मैं तो वो आपने तो मुझे अकेला छोड़ दिया, नहीं टिकट दे दिया और उसके बाद आप ध्यान भी नहीं दे रहे। हमारे राष्ट्रीय नेताओं का कार्यक्रम है, राहुल जी का भी पहले था 9 तारीख को आना, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहे, तो दूसरे डेट में भी तो बहुत डेट है, अभी देखिए। चलिए, बहुत धन्यवाद प्रदीप टम्टा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बात रखी। और मैं चाहता हूँ राजनीति में जो कोई भी आए, हमारे पहाड़ के लिए सोचे, यहाँ के युवाओं के लिए सोचे, यहाँ की जल जंगल ज़मीन के लिए सोचे। बहुत धन्यवाद। तो आपने प्रदीप टम्टा जी को सुना, उनका क्या विज़न है, क्या वो कह रहे हैं, कौन से मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, क्यों जनता उन्हें चुनेगी, इन सब पर हमने विस्तार से बात की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास इंटरव्यू को देखने के लिए।